अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हमारा ये 10वां लेक्चर और 10वीं असाइनमेंट होगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा मसला है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा दोबारा से एक प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। और जब तक आप इसको बैठकर ख़ुद से करेंगे नहीं और पूरी वीडियो देखकर उसको पॉज करके उसको फॉलो करके एक्सेल को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बग़ैर वीडियो देखे, बग़ैर प्रैक्टिस किए, बग़ैर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल किए हुए अगर आप सीख सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा फ़ोकस बड़ा ज़रूरी है। वो स्टूडेंट्स जो कि समझ नहीं पा रहे या सपोज़ एक्सेल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनका फोकस नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को बार बार थोड़ा सा रिपीट करके, स्लो डाउन करके, पास करके देखते रहें और अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, सो डेफिनेटली आपको कोई मसला ये नहीं होगा। मैं आज मैं आपको दोबारा से सारी प्रैक्टिस करूँगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ से ये जो मैंने आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पेज खोला हुआ है, असाइनमेंट 10 के नीचे मोनोपोली फंक्शंस और 3 फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस इधर मौजूद हैं। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के हैं 2 फंक्शन। तो तकरीबन आखिर तक हमारा यही चलेगा। हमारी अगली 3-4 वीक्स जो हैं हमारी इसी असाइनमेंट को ही हम करेंगे। जब तक आप इसको करके दे नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपने एक्सेल को यूज़ करना है और आपने सामने प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन चूँकि अभी मैंने प्रॉफिट फंक्शन नहीं कहा, वो जब इन दोनों को हम कर लेंगे डिटेल से, फिर मैं आखिर में प्रॉफिट फंक्शन पे आऊँगा। लेकिन चूँकि हम प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट को हमने पढ़ना है, तो दैट्स वाई हमें टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट को समझना और टोटल कास्ट या टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना एक्सेल पर बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और यही आपके फाइनल टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कैसे कैलकुलेट करना है? इट्स वेरी सिंपल। आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने फंक्शंस जो दिए हुए हैं उनको आपने सिर्फ जाके एक्सेल में प्लेस करना है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने दोबारा से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किस्म की मार्केट को उठाया है, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट असाइनमेंट में बता भी दिया। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये स्लाइड भी भेज दूंगा। ये भेज चुका हूँ मैं अव्वल, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए और ताकि आपको मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा फ़र्क का पता लगे। और अगर आपको आइडिया हो, ये देखें चैप्टर का नाम ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू, कास्ट, और इसके अलावा हम प्रॉफिट की टाइप्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हम कर चुके, ये भी हम कर चुके। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है आपकी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के कर्व्स का फ़र्क है, और इसी को ही हमने समझना। फ़र्क ये था कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस तकरीबन सिमिलर रहती है फॉर ऑल फर्म। लाइक अगर आप इस एग्जांपल को और से देखिएगा कि दिस टेबल shows the total revenue calculation for the perfectly competitive firm when the market price is 38। एक प्रोडक्ट है जो कि 38 रुपीज़ की है, और उस 38 रुपीज़ पर ये आउटपुट उसका जो है बिकता है। कभी 100 बिकता है, कभी 1, कभी 2, कभी 0, कभी 5, कभी 6, कभी 10 और कभी 11। तो ये उसकी क्वांटिटी सोल्ड है। ये परफेक्ट कंपटीशन का फ़र्क है कि वहाँ पे आपकी क्वांटिटी जब बिकती है तो वो एक ही प्राइस पे बिकती है। और ये फ़र्क रेवेन्यू का है। कास्ट की जहाँ तक बात है, कास्ट में आपको पहले फंक्शन करवा चुका। कास्ट में कोई फ़र्क नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में। परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म या मोनोपोली फर्म दोनों में कास्ट फंक्शन एक ही जैसे रहते हैं। फ़र्क सिर्फ आता है रेवेन्यू फंक्शन में आता है। तो रेवेन्यू फंक्शन में आपका रेवेन्यू फंक्शन जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि मोनोपोली में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो थोड़ा सा पैराबोलिक होता है, सेकंड डिग्री कर्व हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं होती मोनोपोली में देखिएगा प्राइस का कॉलम अलग है, जबकि ऊपर इधर परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ आउटपुट का है और साथ में रेवेन्यू का फंक्शन दिया हो, बिकॉज प्राइस इज रिमेन सेम फॉर ऑल। तो चूँकि प्राइस रिमेन सेम है, तो इस प्राइस को इस तमाम आउटपुट से हमने मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया। जबकि यहाँ पर आप देखिएगा प्राइस चेंज होती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी जो है वो जो बिक रही है, जो सोल्ड है, वो बढ़ती है।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया। तो इसी चीज़ को हमने एक्सेल पे करना है, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके सामने अब एक एक क्वेश्चन जो है मोनोपोली का और एक क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का आपके सामने करूँगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं अपने इस असाइनमेंट पे आ जाते हैं, और ये आपकी असाइनमेंट है और मैं एक्सेल शीट को ओपन कर रहा हूँ। ये मेरी एक्सेल शीट ओपन हुई और एक्सेल शीट में हम देखेंगे कि हमारी जो पुरानी जो फाइल है अगर वो खुल जाए तो अच्छी बात है। आपने सबसे पहले ये चीज़ तैयार करनी है, ठीक है। आप देखिएगा कि टोटल रेवेन्यू बताया गया है कि इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, और इसी तरह टोटल कास्ट भी जो है वो फंक्शन क्वांटिटी का है। यही बात हमें इस टेबल इस इधर से पता लग जाती है। देखिएगा कि रेवेन्यू का फंक्शन भी क्वांटिटी का है और कास्ट का फंक्शन भी क्वांटिटी का है। देखिएगा रेवेन्यू के फंक्शन में क्यू मौजूद है हर तरफ, और इधर कास्ट में भी ऑल ओवर द वे हमारे पास क्यू का फंक्शन है। तो रेवेन्यू भी क्वांटिटी का फंक्शन है, कास्ट भी क्वांटिटी का फंक्शन है। ये ए बी सी 3 डिफरेंट फर्म्स की सिचुएशन है, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हम अच्छा, ये मोनोपोली इधर देखिएगा यहाँ पे लिखा हो मोनोपोली फंक्शंस। अगर आपको आइडिया हो, मैंने कहा था कि देखिए मोनोपोली का फ़र्क ये होता है कि मोनोपोली में कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो इस तरीके से बेंड कर जाता है। तो जो कर्व बेंड करता है तो रेवेन्यू फंक्शन अगर ये इस तरह बेंड करता है तो रेवेन्यू फंक्शन फिर स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन आपका स्क्वायर फंक्शन होगा। ये देखिएगा स्क्वायर फंक्शन है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ तक मैंने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन में ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन है। इसमें चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इसमें स्क्वायर फंक्शन नहीं होगा। तो अब अगर आप असाइनमेंट को देखिएगा अपनी, तो मैंने इधर परफेक्ट कंपटीशन के नीचे रेवेन्यू फंक्शन नहीं दिया हुआ, स्क्वायर फंक्शन है नहीं। वो हम सीधी सीधी सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेवेन्यू फंक्शन खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो फ़र्क सिर्फ ये है, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि कास्ट फंक्शन भले आपका परफेक्ट कंपटीशन हो या भले आपका मोनोपोली हो, कास्ट फंक्शन रिमेन सेम। लेकिन रेवेन्यू फंक्शन जो है वो मोनोपोली का स्क्वायर कर्व होता है, जिस तरह कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन अगर स्क्वायर टर्म को मैं निकाल दूँ तो फिर आपके पास सिर्फ क्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। सो वो आपके पास होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में देखिएगा कि मैंने रेवेन्यू का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, रेवेन्यू का फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक प्राइस रेंज दी हुई है। तो प्राइस रेंज का मतलब है कि फिर आप इससे रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा सवाल यहाँ पर है कि आपने रेवेन्यू का फंक्शन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इस प्राइस पर कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आपने इन प्राइसेस पर कैलकुलेट करना। तो लिहाजा यहाँ पे अलग से फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन अलग से दिया हुआ है तो सिर्फ मोनोपोली का। अच्छा, अब आपने करना क्या है? इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को रोक कर थोड़ा सा पास करके इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने ये करना है कि इन फंक्शन को यहाँ से उठाकर आपने लिखना है एक्सेल में इधर। ये बात याद रखिए, सबसे पहले आपने ये इस तरह की शीट बनानी है, तब कहीं जाके आपका ये सवाल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। कैसे? टी आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू, हमने देखा भी। टी सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू, ये भी देखा। और अब गिवन फंक्शंस आर, अब वो यहाँ पे मैं लिखे नहीं, चूँकि आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं या 2 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से आपने 3 करने हैं। तो वहाँ से आपने पहले इधर फंक्शन आपने लिखने होंगे, ठीक है। फंक्शन कैसे लिखने होते हैं ये इतना मुश्किल काम नहीं है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बता देता हूँ। फिर इसके बाद आपने टोटल रेवेन्यू को कोफिशिएंट्स देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोफिशिएंट्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, C1 C2 करके लिखा है मैंने, इसको अलग लिखेंगे। और इसी तरीके से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ टोटल कास्ट, तो रेवेन्यू के कोफिशिएंट्स इधर और टोटल कास्ट के कोफिशिएंट्स हमने इधर लिखने हैं।
मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से उठा के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और मैं इसको इधर लिख लिया, इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ वर्कआउट कर लेता हूँ ताकि आपको इसमें आसानी रहे। एफिशिएंट्स, ये रहे आपके पास कोफिशिएंट्स। और मैंने इधर, अब मैं इधर ये भी लिख देता हूँ कि कौन से कोफिशिएंट्स हैं। टोटल रेवेन्यू, ताकि आपके जहन में रहे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू ये रहे, इधर से रेवेन्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल कास्ट, सो दैट वुड बी टोटल कास्ट। तो अब देखिएगा कि ये आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल बात नहीं होगी। 14 पे है, इसको भी 14 पे कर लेते हैं ताकि सबका साइज़ एक जैसा हो जाए। ओके, सो ये हमने इधर रेवेन्यू फंक्शन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, इधर हमने कास्ट फंक्शन के कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ये थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने क्या करना है। तो रेवेन्यू के 2 कोफिशिएंट्स हैं और कास्ट के 4 कोफिशिएंट्स हैं। कैसे, पहले इसको समझना है। देखिए, आपने अगर ये शीट तैयार कर ली है, ठीक है, यहाँ पर आपने ये इस तरह की चीज़ लिख ली, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरह के सेल बनाने हैं, इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने C1 C2 C1 C2 C3 C4 कर लें। और अगर आपको रिपीट यहाँ पे लग रहा है तो आप इसको नाम बदल दें, इसको मैं B1 B2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये सेम ना लगे। ये मैंने B1 B2 कर दिया। तो B1 B2 फॉर रेवेन्यूज़ है और C1 C2 C3 C4 कास्ट के लिए है। अब ये कहाँ से आते हैं B1 B2 C1 C2 C3 C4, ये आप ज़रा फंक्शन को देखिएगा प्लीज़। फंक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू के आगे 2 कांस्टेंट हैं, 5900 और 10। ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये हैं आपके पास कोफिशिएंट। तो ये B1, ये B2, ये B1, ये B2। और इसी तरीके से अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पे आपको फिर यहाँ पर 4 कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। देखिए 2, -4, 140 एंड 845। तो उसको C1 C2 C3 एंड C4 कर लीजिए। सो इस तरीके से आपके फंक्शन बनेंगे। इसी तरीके से आपकी ये फंक्शन जो है इधर भी अवेलेबल है। सो अब हमने इसको थोड़ा सा प्लेअप करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो ये आपने करना है, आपकी जो असाइनमेंट नंबर 10 है वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना है, वो आपके असाइनमेंट नंबर 10 है कि आपने A, B और C इनमें से कोई सी भी 2 AB या BC या AC कोई सी भी 2 फंक्शन, एक तो उसमें मैं कर दूंगा आपको, वो आपने रिपीट करना है, ठीक है। और दूसरा अपने पास अपनी तरफ से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपने करना है। सो पहला वाला जो फंक्शन है ये A, ये मैं आपके लिए करूँगा। तो आपने, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिपीट करके मुझे आपने सेंड करना है और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपने दूसरी शीट में सॉल्व करना है। और दूसरा आपकी मर्ज़ी है, पहला तो मैं कर रहा हूँ, यकीनन आप उसी को फॉलो करोगे, और दूसरा फिर आपकी मर्ज़ी है कि B और C में से आपने कोई एक फंक्शन आपने फॉलो करना है। और क्या करना है, हमारा पहला काम जो है वो होगा आपका इन फंक्शंस में कैलकुलेट करना टोटल कास्ट। आपने टोटल कास्ट कैलकुलेट करनी है और साथ के साथ आपने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले ये 2 चीज़ें हैं, आपने पहले ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 10 है, टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू ये आपने लाजमी करना है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 10 होगी। क्लियर। सो अब हम टोटल कास्ट टोटल रेवेन्यू के लिए दोबारा हम जाते हैं अपने फंक्शन की तरफ। ये हम देखें टोटल कास्ट टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, फंक्शन हमारे पास गिवन है। टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास फंक्शन क्वांटिटी का है, टोटल कास्ट भी फंक्शन क्वांटिटी का है और हमने उसके कोफिशिएंट्स अलग करके रख लिए हैं। बाकी देखिएगा प्लीज़, इधर नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सब को छोड़ दीजिए, इसे हम बाद में देख लेंगे। हमारा फ़िलहाल मकसद जो है वो है इन सब को छोड़ते हुए सिर्फ़ और सिर्फ टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू। ये रहा टोटल कास्ट। सो आपने क्वांटिटी के आगे टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करना है।
ये सिर्फ आपके जहन में रहना चाहिए। ठीक, मैं इसकी फॉर्मेटिंग एक जैसी कर देता हूँ जी। तो ये क्वांटिटी है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट आपने कैलकुलेट करना है, फंक्शन आपको गिवन है, आपने फंक्शन को यहाँ पर लिखना है, उनके कांस्टेंट्स को यहाँ पर प्लेस करना है और सिर्फ फार्मूला लगाना है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 10 होगी। क्लियर? कैसे? अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपना जो पहला फंक्शन है उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उसको उठा के जो है मैं अपनी एक्सेल शीट पर ला के वहाँ पर इसको लिखता हूँ। ठीक हो गया? कैसे? जब मैं इसको कॉपी करना सिर्फ, ये देखिए मैंने ए जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर ला के कॉपी कर लिया है और अब मैं उस ए फंक्शन को जो टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट है वो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखते हैं देखिएगा प्लीज़। क्या है? 5900, सो 5900 इंटू क्यू, ठीक है, माइनस 10Q स्क्वेयर, 10Q स्क्वेयर के लिए मैं सिर्फ 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको स्क्वायर पे कैसे करेंगे? इसका ब्लॉक बनाएं, इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, स्क्वायर है ना ऊपर होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करें और इसको ओके कर दें। देखें आपका ये फंक्शन टोटल रेवेन्यू का फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने टोटल कास्ट का फंक्शन भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और वो कैसे लिखना है? फंक्शन है वापस 2Q क्यूब, अभी 3 ऐसे लिखेंगे, माइनस 4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर का 2 भी ऐसे लिखेंगे, प्लस 140Q एंड प्लस 845। देखिएगा प्लीज़, यहाँ मैंने टोटल कास्ट का फंक्शन लिख लिया, सिर्फ कॉपी किया है। अब मैंने इसकी जो पावर्स, उनको पावर्स में ले जाना है, इसको ब्लॉक बनाए। देखें यहाँ से आप इस 3 को ब्लॉक बना सकते हैं और फॉर्मेट सेल में जाएं और इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट दोबारा से। ठीक है, ये आपका पावर में चला गया। इसी तरीके से इधर आएँ, Q2 पे आएँ, इधर से 2 को आप ब्लॉक बनाएं, फॉर्मेट सेल में जाएं और इसको सुपर स्क्रिप्ट में ले लें। तो देखिएगा आपके वो फंक्शन जो है टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट वो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया। इसको कंफर्म कर लेते हैं। 5900 माइनस 10Q स्क्वायर ये भी मौजूद है, 2Q क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 140Q एंड 845, दैट्स फाइन। हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चूँकि पिक्चर फॉर्मेट थी तो मैंने यहाँ पर इसको एक तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो कोफिशेंट्स हैं, मैं इस गैप को थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप इस गैप इसको हम यूज़ कर लें। इसको हम डिलीट कर देते हैं जी। कोफिशेंट्स, अब मुझे बताइए टोटल रेवेन्यू के कितने कोफिशेंट्स? दो कांस्टेंट हैं, 5900 एंड 10। तो मैं इधर B1 के आगे लिखता हूँ 5900 और B2 के आगे लिखता हूँ 10। माइनस छोड़ दीजिए, माइनस हम फार्मूले में लगा देंगे। तो ये देखिएगा कि ये फंक्शन के जो टोटल रेवेन्यू के जो मैंने एक तरीके से कोफिशेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने ग्रीन बॉक्स में लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे आपके पास टोटल कास्ट के, इसको मैं लेट से मैं येलो फंक्शन में ले लेता हूँ। तो टोटल कास्ट के फंक्शन में आपका B1 क्या है? B1 जो सॉरी नॉट B1, इधर C1 है। तो पहला जो कांस्टेंट है वो आपके पास है 2, ठीक। दूसरा कांस्टेंट जो है वो आपके पास है 4, देखिएगा प्लीज़। तीसरा कांस्टेंट है 140 और चौथा कांस्टेंट है 845। ये मैंने कांस्टेंट लिख लिया। आप तो मैंने सिंपल वहाँ से अपने जो असाइनमेंट शीट है, जो क्वेश्चन शीट है, वहाँ से मैंने अपने पसंद का पहला क्वेश्चन उठाया, उसको टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट को फंक्शन यहाँ पर लिख दिया और इसके कोफिशिएंट्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दिए। अब आपने क्यू की रेंज डिटरमिन करनी है। वो क्यू की रेंज मैंने इधर आपको क्वेश्चन के एंड पर दी हुई है, देखिएगा प्लीज़। मैं लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 15। ये मैंने मोनोपोली फंक्शंस के लिए 0 to 15 दी हुई है। नीचे जो परफेक्ट कंपटीशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, उसके लिए मैंने रेंज जो है वो 0 to 10 दी हुई है। बहरहाल हम फिलहाल ये इधर से कर रहे हैं। तो 0 to 15 हमें रेंज दी हुई है। तो सिंपल आपने यहाँ पर इधर आके 0 से फिर आपने इसको 3 रह गया, 3 4 5, बस 5 तक कीजिएगा। उसके बाद आप इसको ब्लॉक बनाएं,
और इसके कॉर्नर को पकड़ के देखिएगा, मैं कॉर्नर को पकड़ रहा हूँ, ये कॉर्नर को पकड़ा, देखिए प्लस का साइन चेंज हो जाता है, ये ब्लैक प्लस आ जाता है ब्लैक कलर का। इसको होल्ड करें माउस के साथ और इसको ड्रैग करें नीचे तक कि 15 तक आ जाए। एक और कर लें, ये आपके पास हो गई क्यू की रेंज। क्लियर? अब आपके सामने हर चीज़ अवेलेबल है, आपके पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन है क्वांटिटी का, कास्ट फंक्शन क्वांटिटी का, दोनों चीज़ें गिवन है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन ये रहे, और इन फंक्शंस में से मैंने रेवेन्यू के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, कास्ट के कोफिशिएंट मैंने अलग कर लिए। ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ फार्मूला लगाना है एज इट इज़, जिस तरह यहाँ पर कैलकुलेशन दी हुई है मैंने फार्मूला लगाना है। ठीक, फार्मूला कैसे लगेगा? ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें, ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। इस फार्मूला कहाँ से शुरू होता है? वो इक्वल से शुरू होता है। इक्वल क्या कहता है? 5900 इंटू क्यू। तो मैं लिख रहा हूँ 5900 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्यू क्लिक किया, बल्कि सॉरी मुझे यहाँ इस तरह नहीं करना चाहिए। लेट मी 5900 लिखने के बजाय मुझे इस सेल को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस सेल को क्लिक कर रहा हूँ। वजह ही के बाद अब हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं तो फिर वो दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से उठाएंगे तो आपको बस वो एक ही दफ़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उधर इक्वल का साइन, ये देखिए इक्वल का साइन, और यहाँ पे इस सेल को क्लिक करें। ये मैंने सेल क्लिक कर लिया, और सेल क्लिक करने के बाद F4 प्रेस करें, सिर्फ F4 प्रेस करना। ये F4 प्रेस कर दिया, बस यहाँ पे आपने ये इसको लॉक कर दिया। अगला आगे क्या है? फंक्शन को देखिएगा, -10q²। तो मैं फिर जा रहा हूँ माइनस, ये रहा -10 मैं यहाँ से लेता हूँ। देखें मैंने क्लिक किया, फिर F4 प्रेस करें, ये मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई, अब q² है तो q² को मैंने ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। मैंने ये देखिए कि मैंने यहाँ पर, अब इसको माउस के जरिए अंदर क्लिक करें, माउस के जरिए करना है। अगर आप बटन से करेंगे, एरो से करेंगे तो वो इस सेल से निकल जाएगा। माउस के जरिए मैंने इसको अंदर क्लिक किया ब्रैकेट के अंदर, देखिए, और अब मैंने यहाँ पर इसको q² और इसकी रेज़ टू पावर 2 शिफ्ट के साथ 6 दबाएं, शिफ्ट 6, ये साइन आ जाएगा, और स्क्वायर के लिए 2 दबाएं। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हमने की कि हमने 5900 को q से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिएगा 5900 इंटू क्यू भी है, तो यहाँ पे आके इसको आप q से मल्टीप्लाई कर दें। चूँकि पावर नहीं है तो आप डायरेक्टली कर दें इसको, ये लीजिए आप डायरेक्ट कर दें। तो अब देखिएगा मैंने, ये रहा आपके पास 5900 लॉक है, मल्टीप्लाइड बाई q माइनस, फिर ये रहा आपके पास 10, देखिए इस 10 में है, एंड मल्टीप्लाइड बाई q का स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा क्योंकि स्क्वायर है। तो अब आप इस पर एंटर कीजिए, ये आपकी वैल्यूज आ गई। बस ये आपने एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप इस कॉर्नर को पकड़ें, होल्ड करें और डबल क्लिक करें, या फिर आप इसको ड्रैग करके नीचे तक लें। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने डबल क्लिक, खुद ही कैलकुलेशन हो गई। इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसका कोई कर्व देखना चाहते हैं तो फिलहाल ऐसा करें कि बग़ैर मैं ऑफिशियल या एक रेगुलर कर्व बनाए, मैं ऐसी देखना चाहता हूँ कि इसकी मूवमेंट कैसी। मैं ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के सिर्फ यहाँ पे देखें, ये देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है। मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, और ना मैं अभी क्लिक करूँगा। ठीक है, अब देखें कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, और यही हमने सीखा है कि आपकी परफेक्ट ये जो रेवेन्यू है, ये आप देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। हालांकि स्ट्रेट लाइन होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों स्ट्रेट लाइन आ रही? क्योंकि मैंने अभी इसमें कैनवस पे अभी मैंने इसको रेगुलर प्ले नहीं किया। एनीवे, अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि टोटल कास्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल उसी तरीके से इक्वल का सा फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने इक्वल का फार्मूला लगाया, दैट इज इक्वल साइन। अब इस फार्मूले को हमने एंटर करना है। ठीक है, पहला क्या है? 2 हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक, और तमाम जो कांस्टेंट हैं इनको हमने लॉक करना है F4 के साथ। ठीक है, तो पहला है 2q³
तो यहाँ पे मैंने इसको 2 को पिक किया, F4 के ज़रिए लॉक किया और Q क्यूब और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट क्लोज किया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्लिक किया और Q क्यूब, Q के लिए मैंने इस Q को क्लिक करना है, शिफ्ट 6, ये रेज़ टू पावर शिफ्ट के साथ 6, और फिर क्यूब के लिए 3, ठीक है, और फिर बाहर आके इधर क्लिक कर लें। ये आपने बाहर आके क्लिक कर दिया, क्लिक करना, एंटर नहीं दबाना, ठीक हो गया। ये आपके क्या हो गया, 2Q क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर, तो माइनस का साइन, 4 यहाँ से उठाएं और चूंकि कांस्टेंट है तो उसको लॉक करते हैं F4 के साथ, फिर Q स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर क्लिक कीजिए और Q स्क्वायर, Q रेज़ टू पावर शिफ्ट 6 2 स्क्वायर, ये आपका Q स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। फिर इधर आके क्लिक कीजिए, आगे क्या है, प्लस 140Q, प्लस 140, सॉरी 140 यहाँ से ऐसे लिखना, सॉरी 140 यहाँ से उठाना है, ये 140, इसको ब्लॉक कीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, अब चूंकि Q का कोई पावर नहीं है तो लिहाजा ये हमारे लिए आसान हो गया, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं बगैर ब्रैकेट के, ये हमने कर दिया। और फिर आखिर में है प्लस 845, तो प्लस 845 अगेन यहाँ से उठाएं और इसको ब्लॉक कीजिए, और Q के साथ ये मल्टीप्लाइड नहीं है तो उसको ऐसे जाने दीजिए, ये फार्मूला आपने लगाया और अब इंटर मार दीजिए, ये आपने इंटर कर लिया। यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई है, वो देख लेते हैं क्या गलती हुई है हमारे पास। गलती तो हुई है, हाँ, हमने जो है वो मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया ना, बिकॉज यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी आता है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिएगा Q और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है आपने, ये भी हो गया। अब इसको क्लिक कीजिए, ये देखिए 845 आ गया। सो सिमिलरली इसी तरीके से इसको ड्रैग कीजिए और आखिर तक कैलकुलेट कीजिए। तो ये आपने एक तरीके से टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट कैलकुलेट करना है इस असाइनमेंट में, और इसके साथ इन दोनों का ग्राफ भी बनाना है। क्लियर, हमें इन दोनों का ग्राफ भी चाहिए। ग्राफ के लिए क्या करना है, अब रेगुलर ग्राफ कैसे बनेगा, आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में आप इधर आएँ, इधर आपने इस वाले को, बाकी सब कुछ छोड़ते हुए, ये सब छोड़ते हुए आपने इधर स्कैटर्ड, ये जो डॉट बने हुए हैं इसको क्लिक कीजिए और इसमें ये लाइन वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए, ये आपके पास ग्राफ कैनवस बन गया। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। और अब हमने इस टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट और Q हर एक को, इसमें Q जो है आपका X एक्सिस पे आएगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट आपका Y एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डाटा कीजिए, ये सिलेक्ट डाटा, ठीक है, और सिलेक्ट डाटा में ऐड करना है। जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स खुलेगा, वो बॉक्स आपसे मांगेगा कि एक्स एक्सिस पर क्या चाहिए और वाई एक्सिस पर क्या चाहिए। सीरीज़ नेम, तो मैं पहले सीरीज़ ले रहा हूँ, चलिए रेवेन्यू की ले लेते हैं। ये मैंने सिर्फ क्लिक किया है, याद रखिएगा कि इसमें और कुछ भी नहीं करना आपने, जो कुछ भी इधर से आपने हटाएं इस पर क्लिक करें, और जब ये ब्लिंक करे इधर तो इधर आके आपने रेवेन्यू पर के सेल पर आके क्लिक कर देना है, तो ये खुद ही उठा लेगा, ठीक है। फिर आप एक्स सीरीज़ पर आके क्लिक करें, एक्स सीरीज़ आप सिर्फ ये नंबर जो हमारी एक्स एक्सेस पर हैं फ्रॉम 0 to 15 ये दे दीजिए, और वाई सीरीज़ पर यहाँ पे कुछ पहले से लिखा होगा, इसको डिलीट करें, पहले काम इसका डिलीट करना है। और इसके बाद आप वाई सीरीज़ पर रेवेन्यू फंक्शन जो है इसका पूरे, सॉरी दोबारा से आएंगे क्योंकि मैं क्लिक करके उठा लिया था, सब इसको डिलीट करें और यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है रेवेन्यू का मैंने ले लेना है और इसको ओके कर दीजिए। ये देखिएगा प्लीज़ आपके सामने इस वक्त, इसको मैं कोई करूँगा तो ये आपके सामने जो है ये कर्व जो है बीच में रेवेन्यू का कर्व आ गया। साथ के साथ हमने ऐड करना है टोटल कास्ट को, इसको ओके करेंगे तो ये चले जाएगा बॉक्स, कोई मसला नहीं है। दोबारा अगर आपने एक और कर्व ऐड करना है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक पे सिलेक्ट डाटा, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट डाटा इधर भी लिखा हुआ है, अगर आप इस पर करेंगे ये देखें सिलेक्ट डाटा, यहाँ से कर लें आप, ऐड कीजिए। ऐड जब करेंगे तो दोबारा आपसे सीरीज़ का नाम, एक्स रेंज और वाई रेंज दोनों पूछेगा, तो हमें पता है कि भाई आपके पास जो सीरीज़ का नाम इस दफ़ा वो है टोटल कास्ट, और एक्स एक्सेस पर वही Q की रेंज आएगी,
तो सीरीज़ का नाम कहता है, हम इसको यहाँ पे टोटल कास्ट पे क्लिक करते हैं, एक्स एक्सिस पर क्यू की रेंज बनाते हैं और वाई एक्सिस पर जो कुछ भी है यहाँ पे डिलीट करते हुए आप इस टोटल कास्ट को एज इट इज़ दे दीजिए और इसको लिख लीजिए एंड दैट्स फाइन, ओके कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये जो है ना अजीब सा कर्व या अजीब सी लाइनें मिलेंगी। इसकी रेंज आप अपने हिसाब से खुद सेट कर सकते हैं। मतलब अगर कर्व को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहूँ तो देखिएगा क्या ये जो यहाँ पे आपको दोनों लाइनें क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा बारीक सा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अपनी रेंज को कम कर लेते हैं। रेंज को मैं सिर्फ 4 तक ले आता हूँ, तो मैं बल्कि 5 तक ले आता हूँ। तो ये 6 से आगे की रेंज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये देखिएगा ये आपका अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा, जो रेंज दी है उसको उसी हिसाब से आपने सेट करना। तो ये आपकी असाइनमेंट है आज की। आपने ये दोनों कैलकुलेशन करनी है और ग्राफ बनाकर मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच। और इसमें कोई अगर मसला हो तो मुझसे आप फ़ोन पे या उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसको कर देते हैं।